कभी सोचा है कि भारत के भूगोल मतलब इसकी पूरी ज्योग्राफी की कहानी सिर्फ एक पेज के नोट्स में समा सकती है? आज हम लोग बिल्कुल यही करने वाले हैं। इन हाथ से लिखे नोट्स को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे भारत के साइज से लेकर इसके टाइम के पीछे का पूरा गणित। तो चलिए इस एक पेज के सफर पर निकलते हैं। और ये रहा वो एक पेज का खजाना। देखने में शायद थोड़ा भरा भरा लगे, है ना? इसमें कई सारे आंकड़े और नाम हैं, पर घबराने की बात नहीं है। हम इसे एक पहेली की तरह एक एक करके सुलझाएंगे, हर जानकारी को सामने लाएंगे और देखेंगे कि इन सब से मिलकर भारत की पूरी भौगोलिक तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? मतलब इसका साइज, इसकी आबादी, इन सबको देखकर दुनिया में इसकी क्या जगह बनती है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सोचिए जरा, दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं और भारत टॉप 10 में है। ये हमें इसके विशाल होने का पहला अंदाजा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद दुनिया की जो कुल जमीन है ना, उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासकर जब हम इसकी आबादी के बारे में सोचेंगे। और ये देखिए, ये आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। जमीन है सिर्फ 2.4%, लेकिन उस पर रहती है दुनिया की 17% आबादी। मतलब साफ है कि भारत में जमीन और दूसरे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। तो फिर वो कौन से 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं? हमारे नोट्स में ये लिस्ट साफ दी हुई है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इस लिस्ट को देखकर हमें एक आइडिया लगता है कि भारत साइज के मामले में किस लीग में आता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि दुनिया के मुकाबले भारत कितना बड़ा है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के अंदर की लंबाई चौड़ाई को नापते हैं। इसके असली डायमेंशंस क्या हैं? ये जो नंबर्स हैं, ये भारत के साइज की असली तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण में समंदर के किनारे तक ये सफर है 3214 किलोमीटर का। और पूरब में जहां सूरज उगता है, वहां से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक ये दूरी है 2933 किलोमीटर। और अगर इसे जरा तकनीकी भाषा में देखें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री का है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर आगे चलकर देश के टाइम जोन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम उस पर भी आएंगे। तो ये तो हुई देश की लंबाई चौड़ाई की बात, पर भारत के वो 4 आखिरी छोर कौन से हैं? मतलब एकदम नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स। चलिए देश के चारों कोनों पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं भारत के 4 सिरे। सबसे उत्तर में है इंद्राकौल, दक्षिण में एक छोटा सा पेंच है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीपों को भी मिला लें तो सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। पूरब में सबसे दूर है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और पश्चिम का आखिरी सिरा है गुजरात का गुहरमुत। भारत का ये जो पूरब से पश्चिम तक का विशाल फैलाव है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, और वो है समय का सवाल। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर आ गए हैं, टाइम का पूरा हिसाब किताब। तो यहाँ एक सवाल है, जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग जाता है तो गुजरात में उस वक्त भी लगभग 2 घंटे तक अंधेरा क्यों रहता है? इसका जवाब भूगोल और थोड़े से गणित में छिपा है। इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है। जैसा कि हमने देखा, देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री है और हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो बस 30 डिग्री को 4 मिनट से गुणा कर दीजिए, जवाब आएगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। अब सवाल ये कि इस 2 घंटे के अंतर से जो कंफ्यूजन हो सकता है उसे कैसे सुलझाया जाए? इसका जवाब है भारतीय मानक समय यानी IST। ये एक ऐसा सलूशन है जो पूरे देश को एक ही घड़ी पर ले आता है ताकि कोई गड़बड़ न हो। IST का आधार है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये लाइन क्यों चुनी गई? क्योंकि ये देश के लगभग बीच से गुजरती है, जिससे पूरब और पश्चिम दोनों छोरों पर समय का अंतर बराबर और कम से कम रहे। और ये जो लाइन है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे नोट्स में इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका भी दिया गया है। मौका, M से मध्य प्रदेश,
ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। कितना आसान है। तो एक देश एक समय, ये व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेनें चलाने के लिए, ऑफिस के टाइम के लिए, इन सब के लिए चीजें आसान बनाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े और विविध देश के लिए यह हमेशा सबसे अच्छा समाधान है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जहां सूरज बहुत जल्दी उगता और डूबता है। ये एक ऐसा सवाल है जो ये सारी जानकारी समझने के बाद हमारे जहन में रह जाता है।